नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। अपने इस तीसरे भाग में आज हम बात करेंगे कि पिछले साल देखने को मिला कि चीन की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में भारत को उकसाने की कोशिश की गई। जिस तरह की घटनाएं पेश आई वो दुनिया के सामने है। ऐसा क्यों किया? क्या मंशा थी चाइना की? क्या केवल उकसाना मंशा थी या इसके पीछे कुछ ज़्यादा उसकी कोई चाल है, कोई गहरी चाल है? ये हम जानेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब हैं, जो प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। थैंक यू सर, हमने देखा पिछले साल में एक तरह से चाइना की तरफ से गलवान घाटी में, पेंगसोंग डेमसोंग में बहुत कोशिश की गई भारत को उकसाया जाए। हालांकि फेस मैनर में फिर जो है डिसएंगेजमेंट भी हुआ, लेकिन उकसाने के पीछे मकसद केवल इतना था कि ज़मीन लेनी है या मंशा कुछ ज़्यादा थी उसकी? देखिए, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत मैं मानूंगा कि इंडिया भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था जब चाइना ने अपने ट्रुप्स को गलवान घाटी में भेज दिया। जी। तो वो एक्चुअली बेसिक परसेप्शन थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। जिसको वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मांगते हैं वो अलग है, जिसको हम मानते हैं वो अलग है। तो चाइना ने जब ये अपनी फोर्सेस को एक बड़ी तादाद में, एक बड़े सोचे समझे तरीके से, एक बड़ी पॉलिसी के मुताबिक जब उसने इन्वेड किया, उसको किया, तो हमने भी उसका पूरा जवाब दिया। अब ये पहले तो सवाल पूछता है कि ये क्यों उन्होंने किया। तो बहुत सारी थियरीज मार्केट में चलती हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं जी मोदी जी की जो प्रतिष्ठा थी वर्ल्ड ओवर, जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इंडिया का स्टेटस काफ़ी बढ़ रहा था, तो वो ऐसा करके इंडिया को हरा के, चाइना ये मानता था कि इंडियन फोर्सेस चाइना के सामने टिक नहीं पाएंगी और उनकी बुरी तरह हार होगी। शायद 62 की तरह, डिस्पाइट कि डोकलाम में चाइना को मार पड़ी, 67 में चाइना को मार पड़ी इंडिया से, जिसकी हम बात नहीं करते। परंतु चाइना के जो थिंक टैंक्स हैं या उनके पॉलिसी प्लानर्स हैं, उन्होंने अभी भी सोचा कि हम टेक्निकली बहुत सुपीरियर हैं, वेपन वाइज हम इंडिया से आगे हैं, पैसे हमारे पास ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी वाइज आगे हैं। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि जो इंडियन आर्मी की जब शिकस्त होएगी तो वो हमसे भीख मांगेंगे और हमारी इस्लामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड हमको इलाका भी मिल जाएगा। तो ये एक तरीका उनका हो सकता था। परंतु सवाल उठता है कि क्या ये मोदी की जो इंडिया की जो प्रेस्टीज बढ़ रही है उसको हानि करनी थी कि दुनिया के सामने दिखाना था भाई आप इसको आदमी को, इस कंट्री को इतना आगे ले रहे हो, पर देखो हमने इसको यहाँ शिकस्त दे दी। वो तरीका था। या वहाँ पे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ऑल अलोंग द बॉर्डर विद चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, स्पेशली जो हमारी रोड थी दौलत बेग ओल्डी श्योक और डेमचोक रोड थी जो लेह से कनेक्ट करती है, उस रोड से स्ट्रेटेजिकली थ्रेट भी करती थी कहीं ना कहीं चाइना। वो स्ट्रेटेजिकली थ्रेट कर सकती है, क्योंकि जो हमारी दौलत बेग ओल्डी पे एयरफील्ड है, जिसको हम ALG बोलते हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, उसको हमने फुल फ्लैज एयरफील्ड में, सेमी एयरफील्ड में कन्वर्ट किया कि हमारे C-130 या C-17 ये हैवी एयरक्राफ्ट हैं, वो बहुत सारी रसद के साथ, टैंकों के साथ वहाँ लैंड कर सकें, ताकि वहाँ पे क्या है कि अगर वो इलाका जो है उसके सामने सारा डेप्थ एंड प्लेन बोलते हैं, प्लेट्यू एरिया है, और वहीं से चाइना की जो G219 हाईवे है जो सिंकियांग प्रोविंस को और तिब्बत को कनेक्ट करती है, वो भी उसी में से गुजरती है। तो इंडिया अगर यहाँ स्ट्रांग होता है तो उसकी हाईवे को इंटरडिक्ट कर सकता है। बिल्कुल। अब आज की डेट में मान लिया कि तिब्बत में और भी उन्होंने लैटरल्स बना रही हैं, बट शुरू में जब उन्होंने तिब्बत को अनेक्स किया था 1949 में, उस समय यही एक रोड थी जो करती थी। तो उस रोड की सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो ऑर्ग्यूबली ये भी एक रीजन हो सकता है। अब हमारे लिए दौलत बेग ओल्डी को पकड़े रखना, वो इलाका हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ऑन द वेस्टर्न साइड हमारी सियाचिन की बैक साइड पड़ती है। बिल्कुल। नॉर्दर्न साइड पे K2 पीक है। तो ये वाला इलाका अगर हम छोड़ दें तो हमारी सियाचिन की जो डिफेंसेस है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो अनटेनेबल हो जाती है। बिल्कुल। तो ये रोड बनने से, जहाँ पे हम पहले हमारे आदमी वहाँ पे 3 दिन पैदल चल के, एक वहाँ सेसर रिज है जो बर्फ से ढकी रहती है, यानी कि इतनी बर्फ है कि वहाँ रोड भी नहीं बन सकती। अच्छा। तो हम आज तक पिछले 70 साल वहाँ रोड बना भी नहीं सके। तो वहाँ 3 दिन में आदमी पैदल चल के पहुंचता था, अब वहाँ 6 घंटे में पहुंच रहा है। अच्छा। बाई रोड। तो वो भी एक तरीका हो सकता था। तो बट एक्चुअल रीजन क्या था? क्या वो खाली ये G219 को बचाना चाहते थे,
या फिर वो मोदी की बेइज्जती करना चाहते थे, या फिर उनका कोई और मकसद था। तो मेरा मानना है कि ये जो उन्होंने यहाँ पे एडवेंचरिज्म किया है वो एक छोटी तरीका था, बड़ी गेम कुछ और थी। बड़ी गेम क्या थी? क्या वो पाकिस्तान का एंगल था कि जो सियाचिन से जो पाकिस्तान की तरफ हमारा डिफेंस है वो वीक हो, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर का? वो भी एक एंगल है। और दूसरा, अगर आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हो कि जो सीपैक पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये G219 जो हाईवे है ये उसका फेज 3 बना रहे हैं। तो वो भी एक हो सकता है। पर मेरा ये मानना है कि ये छोटे छोटे पर्पसेस हैं, इसके लिए चाइना इतनी बड़ी फौज लेके नहीं आता। चाइना का मकसद कुछ और है, जो बड़ा पर्पस है वो, जब जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि जो मलक्का स्ट्रेट में जो शिपिंग की एंट्री होती है जिसको चाइना कंट्रोल करना चाहता है, उसको डोमिनेट इंडिया कर सकता है अंडमान निकोबार कमांड से। अच्छा। और अंडमान निकोबार कमांड में इंडिया बहुत अपनी फोर्सेस की स्ट्रेंथनिंग कर रहा है इसी रीजन के लिए। यानी कि हमारी मालाबार एक्सरसाइज होती है, 14 कंट्रीज की नेवीज आके हमारे साथ एक्सरसाइज करती हैं, और अभी क्वाड भी आ रही है, वो भी जुड़ गए हैं। डिएगो गार्सिया में अमेरिका ने स्ट्रेंथन कर दिया है। तो ये सारे होने से तो चाइना क्या चाहता था कि इंडिया अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो अंडमान निकोबार कमांड पे ना लगाए। अब वो ना लगाए, मना तो करे तो इंडिया तो मना होने वाला नहीं। तो उसने यहाँ पे ये जो अटैक कर दिया गलवान के ऊपर, डेप्सोंग में, गोगरा में, पेंगांग सो में, स्पेंगदोर में अटैक करके इंडिया ने $2 बिलियन की इमरजेंसी परचेजेस की हैं इस दौरान। हाँ बिल्कुल। तो वो इंडिया के लिए इट्स अ बिग ड्रेन ऑन रिसोर्सेज। फिर अगर इस साल जो रक्षा बजट अगर आपने सुना हो, अभी जो 18% उसमें इजाफा, 16 से 18% इजाफा हर जगह पे है। साथ में डीआरडीओ ये इसी का आउटकम है। ये बिल्कुल, ये इंडिया को मार पड़ी है। और डीआरडीओ के कितने सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े थे, कितनी सारी चीजें निकली हैं। वो इन वे अच्छा भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो वेपन्स निकलेंगे और बाकी कंट्रीज को खरीदना चाहते हैं, हम भी इस्तेमाल करेंगे, बट उसको हम बेचेंगे भी, अल्टीमेटली उसका हमें फायदा होगा। तो चाइना का ये गेम प्लान था कि इंडिया को किसी तरीके से ब्लीड किया जाए ताकि वो उसके बाद कर रहे हैं। पर पहले तो उनका ये मानना था कि हम उनको झुका लेंगे, ठीक। पर वो झुके नहीं, पर ब्लीड तो कर गए। बिल्कुल। तो वो टू दैट एक्सटेंड मेरे ख्याल में चाइना की पॉलिसी यहाँ पे कामयाब है। लेकिन सर कहीं ना कहीं यहाँ सवाल ये भी है कि आपने जैसे इसका जिक्र भी किया है कि एक मोदी ग्लोबल लीडर बन के सामने आए हैं, कहीं ना कहीं जिनपिंग को ये भी चुभता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि एक तरह से इंडिया एक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़े, क्योंकि उसका ये सपना है कि सुपर पावर तो जनाब मुझे बनना है इस विजन में। देखिए, चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। मैंने बोला जो चाइना की पॉलिसी थी 1921 से ये सेंटेनरी ईयर में तो नहीं कर पाए, अभी वो ट्राई करेंगे 2048 में, क्योंकि वो सेंटेनरी ईयर होगा चाइना के एस्टैब्लिशमेंट का एज ए कंट्री। ये कम्युनिस्ट पार्टी का था। अब वहाँ वो जरूर ट्राई करेंगे, पैसा उनके पास है। अब उनको अगर सुपर पावर बनने से कौन रोक रहा है? अमेरिका को चैलेंज करना है, क्योंकि रशिया तो उसको जब टूटने के बाद नीचे आ चुका है। अमेरिका को चैलेंज करना है, और उसमें एक ही रोड़ा जो रास्ते में आता है एज ए रीजनल पावर इन एशिया, वो है इंडिया। बिल्कुल। अब अमेरिका को भी समझ में आ गया है और वो इंडिया की तरफ लीनिंग हो रही है, और इंडिया भी इस वक्त अमेरिका को चाहता है। और इस वक्त सोचने की बात यह है कि इंडिया को अमेरिका कम चाहिए, अमेरिका को इंडिया ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, इसलिए चाइना को यह तकलीफ है कि इंडिया को किसी तरीके से डाउन किया जाए। उसलिए उन्होंने वहां पे 5 जगहों पे छोटी छोटी टैक्टिकल एक्शन करी। और फिर जब अगस्त के महीने में कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई करने, जब हमारी इंटेलिजेंस रिसोर्सेज ने ये बताया कि चाइनीज फोर्सेस कैलाश रेंज के ऊपर हेलमेट टॉप, ठाकुंग, फिर रिचिंगला पास, रेजिंगला पास, स्पेंगूर गैप, मुखपरी, ये सारे जो वहाँ पे फीचर्स हैं जो अपने स्पेंगूर लेक के पास हैं, उनको ऑक्यूपाई करने आ रहे हैं। तो हमारी जो स्पेशल फोर्सेज है एसएफएफ की स्पेशल फोर्सेज, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे ही पता चला उन्होंने जाके उनसे पहले ऑक्यूपाई कर लिया। तो चाइना को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अगर वो चाइना ऑक्यूपाई कर लेता तो चाइना की मैकेनाइज्ड फोर्सेज स्पेंगूर गैप से निकलती, चशूल पे कब्जा करती और लेह की तरफ बढ़ जाती, और शायद उनको हम वहां नहीं रोक पाते। पर अभी आपने जो स्पेंगूर गैप के शोल्डर्स कैप्चर कर लिए हैं, वहां हमारे सैनिक बैठे हुए हैं। अगर उसका एक भी टैंक आए वो उड़ेगा, 100 टैंक आए
उड़ेंगे। तो वो चाइना को समझ आया, तब स्टेलमेट की वजह से चाइना ने इतनी सारी फ्लैग मीटिंग्स हो रही थी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। पर इसका होने के बाद जब चाइना को अंदाजा हुआ कि अब स्टेलमेट हो चुका है, इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसलिए डिसएंगेजमेंट के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं। डिसएंगेजमेंट सर, वो भी तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम शोल्डर को देखिए समझ गए, डिसएंगेजमेंट का जो तरीके थे वो 3 पार्ट्स में थे। सबसे पहला तो ये पार्ट था कि जो आपकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं दोनों बराबर बराबर हटाओ। अब हटाओ का मतलब ये नहीं है कि आप 2 किलोमीटर गए तो मैं भी 2 किलोमीटर जाऊंगा। हमने उनको बोला कि भैया हम देखेंगे, अगर आप 2 किलोमीटर पीछे जाते हो, अगर 2 किलोमीटर चलने में 6 घंटे का समय लगता है, तो हम भी उतना ही पीछे जाएंगे जिसमें 6 घंटे का समय लगे। वो 1 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको समय नहीं देंगे। तो और ताकि आप हमें दोबारा पीठ पीछे छुरा घूम के हम पीछे हटो और आप ऑक्यूपाई कर लो, वो हम आपको करने नहीं देंगे। जो एरिया वेकेट किया जाएगा वो जॉइंटली रेकी करके वेरीफाई करके फिर माना जाएगा कि वेकेटेड है। हाँ, ठीक है। तो ये सख्त शर्तें थी। तो फर्स्ट फेज था मैकेनाइज्ड फोर्सेस का। सेकंड फेज उन्होंने शुरू किया अपना जो आपकी पेगोंग त्सो लेक का नॉर्दर्न बैंक का। तो वहां पे अभी हमने फिंगर 3 के आगे हम नहीं जाएंगे, फिंगर 8 के आगे वेस्ट में वो नहीं आएंगे, फिंगर 3 के ईस्ट में हम नहीं जाएंगे। So फिंगर 3 to फिंगर 8 ऑलमोस्ट इज द बफर जोन। तो सिमिलरली उसका जो सदर्न एरिया था। तो इसके बाद उन्होंने बोला जब ये जॉइंटली वेरीफाई होके सारा कुछ हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट कंसिडरिंग अबाउट डेप्सोंग, गलवान एंड गोगरा। अब मेरा ये मानना है कि ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है ये भी मोमेंटरी है। हाँ। क्योंकि सर्दियां थी, उनके ट्रुप से वो वहां रहा नहीं जा रहा था, तो उसने मोमेंटरी पॉज लिया है। अभी ये देखना ये है कि जब ये गर्मियां आ जाती हैं तो अब चाइना क्या एक्शन लेता है। परंतु चाइना के लिए दोबारा से अटैक करना या ऐसी कोई एक्शन करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड ओवर चाइना एक्सपोज हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। उनकी जो पॉलिसी, जिसको वो शुरू में शायद कोई स्ट्रेटेजिक सरप्राइज लेके आए भी थे, तो वो स्ट्रेटेजिक सरप्राइज इस वक्त आउट है। ठीक है ना। तो क्योंकि इंडिया के साथ में भी, हालांकि हमने लद्दाख में इंटरनेशनल कंट्री से फुटफॉल नहीं मांगा है। हाँ। हमने ट्रुप्स नहीं मांगे हैं। हमने बोला हमारे ट्रुप्स सक्षम है, और एक्चुअली हैं भी। बिल्कुल। और हमारी वहां पे पैरिटी भी है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने जो अमेरिका के साथ बेका एग्रीमेंट किया, बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिसमें हमारे उनके सैटेलाइट रिसोर्सेज, उनकी इंटेलिजेंस, वैसी चीजें, तो और बाकी कुछ हेल्प फ्रांस से हमें मिल रही है, अपनी जापान से आएगी। हाँ। तो ये सब चीजें जो मिला करके इस वक्त हम पैरिटी में हैं। तो चाइना शायद अगर चाइना में प्रूडेंस है तो शायद नहीं करेगा, शायद वेट करेगा और टाइम का। पर परंतु मुझे नहीं लगता कि वो डेप्सोंग में या गलवान में या गोगरा में इससे पीछे हटेगा। और जहां तक स्पेंगूर और अपना पेगोंग त्सो का सवाल है, वो जितना हटना था हट चुका। तो मेरे ख्याल में इट इज मोर और लेस अ स्टेलमेट। एंड जैसे हम सियाचिन में उन ऊंचाइयों पे उन टेम्परेचर में रहते हैं, अभी यहाँ पे भी हमारी फोर्सेस को यहीं रहना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम मानते हैं, ये डी फैक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुकी है। राइट सर। तो और हमें चाइना को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है कि जहाँ पे अब इस एपिसोड के बाद हमें हर हालत में उससे अपनी जो बॉर्डर है उसको डिलीनिएट करा के इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मनवाना है, तभी हमें चाइना को छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम कहा कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अब लगभग LOC में तब्दील हो चुकी है और अब इसको इंटरनेशनल बॉर्डर के मायने दिलाने हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, जिन्होंने बताया कि असली जो एक तरह से मंशा थी चाइना की ईस्टर्न लद्दाख में उस भारत को उकसाने की, अपनी फौजों को आमने सामने लाने की, वो क्या थी, वो आप सबको साफ हो चुका होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।